Dear student, today we will learn about third and fourth stage of labor. In this video, active management of third stage is very important. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी को आना बहुत ज़रूरी है। तो बस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार इसे देख रहे हैं तो वो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोज़ इसमें अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल पाए और आप उससे बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये नोट्स अपनी बुक में ज़रूर से नोटबुक में बना लीजिए, ठीक है, शॉर्ट में बना लीजिए ताकि पेपर के समय आप जल्दी से उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर पाएँ। तो चलिए फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर देखते हैं। तो ये पहले हम रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये फोर स्टेजेज होती हैं लेबर की टोटल, जैसे आपको मालूम ही है, जिसमें से कि आज हम थर्ड एंड फोर्थ स्टेज देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है? डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, यानी कि ट्रू पेन से लेकर 10 सेंटीमीटर ऑफ द सर्विक्स का डायलिटेशन तक, यानी कि 0 to 10 सेंटीमीटर आप याद कर लीजिए। सेकेंड स्टेज होती है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्विक्स का जो 10 सेंटीमीटर यानी कि फुली डायलिटेशन हो चुका है उसका, और वहाँ से लेके जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो वो होती है सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज कब होती है? जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद फिर जो प्लेसेंटा का बर्थ होता है, ठीक है, प्लेसेंटा का बर्थ, इसको प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं। और जो फोर्थ स्टेज होती है वो होती है मतलब ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी इसको बोलते हैं, बर्थ और प्लेसेंटा से लेके, यानी कि उसके बाद प्लेसेंटा के बर्थ के बाद से 4 आवर्स ऑफ पोस्टमार्टम, यानी कि पोस्टमार्टम का 4 घंटे तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशनल पीरियड इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसमें शॉर्ट सा ये डाल रखा है, या आप अपने नोटबुक में बना लीजिएगा। चलिए, तो अभी हम देखते हैं डेफिनेशन। तो ये स्टार्ट होता है मतलब आफ्टर द बर्थ। थर्ड स्टेज कब होती है? आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी के एंड होने पे, यानी कि जब बेबी पूरी तरीके से डिलीवर्ड हो जाता है तो विथ एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, और किसके साथ? प्लेसेंटल और मेम्ब्रेन के साथ जब उसकी डिलीवरी हो जाती है बेबी की, ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेज तो होती है। जैसी सेकंड स्टेज फिनिश होती है तो एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के साथ जब प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के संग डिलीवर्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और इसका ड्यूरेशन होता है 15 मिनट, यानी कि ये दोनों में, चाहे वो मल्टी हो चाहे वो पैरा हो, यानी कि पैरा मतलब प्राइमी ग्रेविडा, मतलब जिसकी डिलीवरी पहली बार हो रही है, मल्टी मतलब जिसकी डिलीवरी मतलब पहले 2 से 4 बार, यानी कि मोर देन 1 टाइम हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 15 मिनट, दोनों में सेम है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसमें क्या होता है कि इसका जो हावेवर आप इसको कम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मतलब 5 मिनट भी कर सकते हैं। कैसे? एक्टिव मैनेजमेंट से। ये जो मैंने अभी बताया आपको कि जो इसका एक्टिव मैनेजमेंट होता है थर्ड स्टेज का, अगर आप उसे करेंगे तो ये जो 15 मिनट है ये 5 मिनट में भी कर सकते हैं आप इसको कम, ठीक है। तो इसकी जो कुछ साइन होते हैं थर्ड स्टेज के, तो वो होते हैं गश ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि जब प्लेसेंटा सेपरेट होने वाला होता है या जैसे ही वो सेपरेट हो जाता है अंदर से, तो गश ऑफ ब्लीडिंग होगी, यानी कि ब्लीडिंग दिख जाएगी वजाइना से आपको एकदम से, और फोर्स के साथ आएगी, या एकदम से देखने को मिलेगी आपको ब्लीडिंग। और कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ये जो लेंथ है ये अपने आप से बढ़ जाएगी, जैसे क्लोज ये नीचे को आएगा तो ये भी बाहर को आएगा। और जो ग्लोब्यूलर एंड फॉर्म यूट्रस, और ये जो यूट्रस होता है ये एकदम ग्लोब्यूलर टाइप का होगा, यानी कि राउंड शेप होगा इसका इसका मतलब सर्कुलर, मतलब ये जो होता है थोड़ा सा राउंड होगा, गोल टाइप का, ग्लोब टाइप का, ठीक है। और जो यूट्रस होता है वो एंटीरियरली क्या होता है, वो ऊपर की ओर को राइज होता है, ठीक है। तो ये होता है इसका साइन होते हैं कुछ स्पेशल। और जो शुड हैपन 30 मिनट ऑफ डिलीवरी, यानी कि जो इन्फेंट होता है उसके 30 मिनट के बाद, मतलब ये पूरा जो होता है ये प्रोसेस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके साइन देखेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था। इसमें क्या होता है? पेन होगा ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इसमें भी क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए जो कि इंटरमिटेंट होते हैं। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही आते हैं मतलब उससे क्या होता है? पेन होता है, इंटरमिटेंट होता है, और जो मदर होती है वो डिस्कम्फर्ट फील करती है। और ये जो पेन होता है उसको लोअर एब्डोमेन में होता है, यानी कि नीचे अम्बलाइकस कॉर्ड के जो अम्बलाइकस एरिया है उसके नीचे ये
फील होता है लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अगर हम देखें उसके क्या साइन होते हैं, तो सेपरेशन और प्लेसेंटा में दो तरीके से साइन होते हैं। एक तो होता है बिफोर सेपरेशन और एक होता है आफ्टर सेपरेशन। तो बिफोर सेपरेशन क्या होगा कि यूट्रस डिस्कॉइड इन शेप का हो जाएगा, मतलब कि फ्लैट और सर्कुलर शेप को जिसको बोलते हैं ना, मतलब ये डिस्क के आकार का समझ लीजिए। और इसका जो होता है छूने पे ये कैसा होगा, फर्म फील होगा, यानी कि हार्ड होगा और नॉन बेलोटेबल होगा, ठीक है। यानी कि इसका जो बेलोटमेंट होता है ये मतलब मतलब आप इसको मूव नहीं कर सकते एक जगह पे फिक्स। अगर आप हाथ लगा के देखें तो ऐसा होगा। और जो फंडस होता है वो बिलो द अम्बलाइकस होता है, यानी कि अम्बलाइकस एरिया जो मदर का होता है उससे नीचे ये फील होता है। और जो स्लाइटली वूजिंग ऑफ मैंने जैसे बताया कि जो वजाइना के थ्रू थोड़ा ब्लड आपको दिखेगा, वूजिंग टाइप का दिखेगा। वूज का मतलब होता है थोड़ा रिसना। और जो लेंथ होती है अम्बलाइकस कॉर्ड की वो विजिबल होती है, बाहर देखने को मिलती है, जैसे मैंने अभी आपको इसमें दिखाया था, ये देख लीजिए विजिबल होती है, बाहर आती है। और आफ्टर सेपरेशन क्या होता है, आफ्टर सेपरेशन अब अंदर जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो चुका है, तो यूट्रस बिकम ग्लोबुलर एंड शेप, वही होगा, ग्लोबुलर देखने को मिलेगा, हार्ड फील होगा, बेलॉटमेंट होगा। अब बेलॉटमेंट क्या सेपरेट हो चुका है तो आप इसको मूव कर सकते हैं। बेलॉटमेंट का मतलब होता है फिजिकल, ये जो होता है आप इसको फिजिकली आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक है जिसमें कि आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सराउंड बाय द फ्लूइड। और जो भी उसके ऑर्गन, एब्डोमिनल ऑर्गन और जो भी होता है उसको आप ऊपर से पर एब्डोमिनली क्या करते हैं, फील कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको मूव कर सकते हैं, उसे बोलते हैं। तो ये होता है इसमें। और फंडस जो होता है इन फंडस इज फाउंड इन बिटवीन सिम्फेसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। अम्बलाइकस और सिम्फेसिस प्यूबिस के बीच में ये फंडस आपको फील होगा। और परमानेंट लेंथनिंग जो कॉर्ड होती है वो परमानेंट रहती है, अंदर बाहर नहीं होगी और शॉर्ट भी नहीं होगी, लेंदी रहेगी। और इसका जो वजाइनल जो ब्लड होता है वो गश के साथ आएगा। अब जब जैसे प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, एकदम फोर्सफुली आएगी, थोड़ी सी गश के साथ आएगी, कम से कम 30 to 60 ml करीब होगी। और एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, अब जो प्लेसेंटा सेपरेट हो गया अब वो एक्सपेल आउट होगा, ठीक है, बाहर की ओर आएगा, आउट होगा। तो ये होता है। इसमें क्या करते हैं, मदर जो होती है जैसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो मदर बियरिंग डाउन एफर्ट करेगी, तो उसके हेल्प से और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा। और ये जो होता है ये तभी रिक्वायर है जब जेंटल कॉन्ट्रैक्शन में बी गिवन ऑन टैग मेम्ब्रेन यूजिंग हेमोस्टेट और कॉकर क्लैम। तो ये अब अगर ज़रूरी है तो क्या करना है कि उसको जेंटल ट्रैक्शन देना है। जेंटल ट्रैक्शन सीसीटी अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसको जेंटल ट्रैक्शन का मतलब हल्का सा खिंचाव देना है इसको नीचे की ओर को, ठीक है, फिर ऊपर की ओर को हल्का सा। तो वो क्या होगा कि उसमें अगर ज़रूरत है, अगर अपना भी बाहर आ रहा है और इजीली वो आउट हो गया तब तो ठीक है, अदर वो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट लेट हो रहा है या अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप उसको ट्रैक्शन दे सकते हैं, खिंचाव दे सकते हैं हल्का सा। किसकी हेल्प से आप इसमें होमोस्टेसिस मतलब होता है एक जो क्लैंप होती, कॉकर्स होते हैं, उसको आप यहाँ पे अप्लाई करके, ये जैसे ये लगा हुआ है, इसके हेल्प से आप इसको थोड़ा सा ट्रैक्शन दे सकते हैं, ठीक है। जो मेटरनल साइन होते हैं थर्ड स्टेज के, सडनली चिल हो जाती है, चिल होगा उसको, यानी कि उसको ठंड लगता है अचानक से, और उसको शिवरिंग कपकपाहट भी होती है, और पल्स रेट उसकी जो पल्स रेट होती है वो भी बढ़ जाती है, और बीपी भी उसका बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट होती है, टायर्ड होती है, इसलिए वो रेस हो जाता है। और इसकी जो थर्ड स्टेज की जो फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो थर्ड स्टेज जो होता है वो 2 फेसेस होती है उसमें, प्लेसेंटल सेपरेशन और प्लेसेंटल एक्सपल्शन। पहले तो वो सेपरेट हुआ था जैसे हमने अभी देखा था, अंदर जो चल रहा था, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके डिसेंट हुआ और फिर वो आउट हुआ, तो ये हो गया एक्सपल्शन। तो प्लेसेंटल सेपरेशन पहले देख लेते हैं। तो प्लेसेंटल सेपरेशन जो होता है वो मतलब 2 तरीके से होता है। एक तो होता है सुल्ज मेथड होता है जो कि सेंट्रल सेपरेशन होता है, यानी कि इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो बीच में से सेपरेट होगा, यानी कि ऐसे करके किनारे से नहीं होगा, वो कैसे होगा, बीच में से होगा, बीच में से सेपरेट होगा, ठीक है। तो ये होता है सुल्ज मेथड, ठीक है, मतलब एकदम से ये साइड में से नहीं होके बीच में से होगा, सेंटर में से। तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू द डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा रिजल्टिंग इन ओपनिंग ऑफ द फ्यू यूट्राइन साइनसेस एंड अक्यूमुलेट ऑफ द ब्लड बिहाइंड द प्लेसेंटा। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ये बीच में से सेपरेट होना स्टार्ट करता है तो यहाँ सेंटर में क्या होता है, कुछ जो ब्लड वेसल्स होती हैं यूट्रस की वो क्या हो जाती है, साइनसेस जो होती है वो ओपन हो जाती हैं, और वहाँ से
मतलब वो ब्रेक हो जाएंगे, छोटी छोटी जो टेनी ब्लड वेसल्स होती है, जब वो निकलेगा तो ब्लड वेसल्स भी वहाँ पे से क्या होती है, वो ओपन हो जाती है, और वहाँ पे क्या होगा, ब्लड आना होगा, ब्लड निकलेगा, और वो वहाँ पे अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा हो जाता है, कहाँ पे, प्लेसेंटा के इनसाइड, यहाँ पे ब्लड इसमें, ठीक है, मतलब इसके नीचे। तो फिर क्या होगा, उससे उसका जो वेट होता है वो क्या करेगा, उसको वेट देगा, प्लेसेंटा में क्या पड़ेगा, उस ब्लड का वेट पड़ेगा, और प्लेसेंटा क्या करेगा, उससे नीचे की ओर को वो डाउनवर्ड क्या होगा, वो डिसेंट होगा। पहले वो नीचे उसमें बाहर पड़ रहा है कि वो नीचे को देखिए, ये इस तरीके से पहले ये बीच में सेपरेट हुआ, फिर ये डाउनवर्ड आ गया, नीचे आ गया, बीच में से सेंटर में से आ रहा है, देख लीजिए आप, बीच वाले में सेंटर में से आया, और उस तरीके से बिल्कुल से फिर ये आउट हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सुल्ज मेथड। ये आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है, और आपके उसमें भी आ सकता है नोट्स, ये जो आप एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं। और जो ये एक होता है मैथ्यूज डनकन मेथड होता है, ये मार्जिनल सेपरेशन, यानी कि मार्जिन से, किनारे से सेपरेट होता है, ये किनारे से, ठीक है, मार्जिन से। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो प्लेसेंटा होता है स्टार्ट होता है मार्जिन से, और मोस्टली जो होता है वो अनसपोर्टेड रहता है, मतलब कि उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का, और वो जो होता है अनसपोर्टेड रहता है। और ये जो होता है सब्सिक्वेंट जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मोर एंड, जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो मतलब आते हैं, तो क्या होगा, उसके साथ साथ ये भी जो होता है इसमें वेट पड़ेगा, और ये धीरे धीरे डिसेंट होगा, और फिर ये आउट हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा अपनी जगह से, यहाँ पे से धीरे धीरे आउट हुआ, और ये अब उसके बाद ये इस तरीके से सेपरेट होते हुए ये पूरा आउट होगा। और ये कब आउट होता है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, हार्ड यूट्राइन, जब स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, तो उसी के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को क्या करता है, छोड़ता चले जाता है, और पूरा का पूरा फिर ये यूट्राइन वॉल को छोड़ देता है और आउट हो जाता है। तो फिर प्लेसेंटल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन डिलीवरी ऑफ द फीटस के बाद होता है। इसमें क्या होगा, जब डिलीवरी ऑफ फीटस हो जाता है, तो जो अंदर के जो इंट्रा यूट्राइन जो कंटेंट होते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा हो गया, कॉर्ड हो गई, मेम्ब्रेन हो गया, जो भी है, वो सडनली रिडक्शन होता है उनमें, मतलब उनकी स्पेस कम हो जाता है, वो मतलब सिकुड़ से जाते हैं, ठीक है, अपनी जगह में, क्योंकि उतना जगह जो था वो बेबी ने कवर करके रखा था। जब बेबी आउट हो जाता है तो वो पास पास आ जाते हैं। रिडक्शन इन प्लेसेंटल बेड, ये जो भी होते हैं, ये साइज़ में इसका कम हो जाता है प्लेसेंटल, जो कि अगर वो पास पास आते हैं तो। और फिर जो प्लेसेंटा होता है वो डिटैच हो जाता है यूट्राइन वॉल से, जो यूट्रस की जो इंटरनल वॉल होती है डेसिडुआ, वहाँ से वो क्या हो जाता है, हटना शुरू हो जाता है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन जब आते हैं और रिट्रैक्शन होते हैं, तो जो अपर यूट्राइन सेगमेंट होता है, जनरली प्लेसेंटा कहाँ से सेपरेट वो होता है, जो जैसे ये यूट्रस है, फंडस है, तो ये अपर पोल में, यहाँ पे अपर पोल में क्या होता है, सिचुएटेड होता है, तो वो वहाँ से क्या होता है, यूट्राइन मतलब वहाँ से वो डिटैच हो जाता है, नीचे डिसेंड होने लगता है, नीचे की ओर आने लगता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, ये जैसे अपर यूट्राइन सेगमेंट है, तो यहाँ से डिटैच हुआ, और ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में फिर धीरे धीरे करके ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये जैसे अपर है, अपर से सेपरेट, अपर है, अपर से सेपरेट होता रहा और नीचे आया बीच में, और ये इस तरीके से लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये डिलीवरी हो जाती है। प्लेसेंटल सेपरेशन जो होता है वो को देखे, एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, बी होगा, सेपरेशन हो गया उसका। अब उस प्लेसेंटल जो होता है वो एक्सपल्शन देखते हैं कि प्लेसेंटल जब क्या होता है, डिसेंट हो जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाता है, उसके बाद वो कहाँ आता है, सर्विक्स में आता है, मतलब सर्विक्स के थ्रू फिर वो अपर विजाइनल वॉल्ट में, वजाइना के ठीक ऊपर आ जाता है। और उसके बाद यूट्राइन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, तो फिर मदर क्या करेगी, बियरिंग डाउन एफर्ट लगाती है, यानी कि वो नीचे की ओर को पुश करती है, और वो जो होता है वो आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्लेसेंटा होता है वो डिलीवरी हो जाती है प्लेसेंटा की, ठीक है, एक्सपेल आउट हो जाता है, और मतलब बाहर आ जाता है यूट्राइन वो वजाइना से, ठीक है। अब मैनेजमेंट देखते हैं इसके। तो मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज जो होता है वो उसमें काफ़ी ब्लड लॉस हो सकता है मदर का, तो इसलिए इसको जो मिसमैनेज होता है थर्ड स्टेज का, जिससे कि ब्लड ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो उसको क्या करना है कि वो लार्जेस्ट सिंगल कॉज होता है पोस्टमार्टम हेमरेज का, यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज कब होता है, जब थर्ड स्टेज का अगर मिसमैनेज हो, ठीक है। तो इसमें जो होता है अगर ये मिसमैनेज होता है, एक तो पोस्टमार्टम हेमरेज होगा, और दूसरा जो यूट्राइन इन्वर्सन भी हो सकता है, शॉक भी हो सकता है। यूट्राइन इन्वर्सन मतलब यूट्रस जो होता है वो ट्विस्ट हो सकता है, यानी कि वो इन्वर्ट हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, मतलब थोड़ा अपनी जगह से एकदम ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये हो सकता है। तो इसमें जो प्रॉम्प्ट नर्सिंग एक्शन जो होते हैं वो क्या करता है, इसको
प्रॉम्प्ट नर्सिंग एक्शन का मतलब होता है कि एक एक्टिव मैनेजमेंट, मतलब उसके थ्रू एक स्किलफुल नर्सिंग एक्शन जब आप लेते हैं, जैसे नर्स थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की जो एक्टिव मैनेजमेंट है, उससे इस रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। किसके रिस्क को कम कर सकते हैं? एक तो हेमरेज यानी कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जो इन्फेक्शन होता है, और जो प्लेसेंटा रिटेन मतलब कि अंदर ही प्लेसेंटा रह जाता है, निकलता नहीं है, रिटेन प्लेसेंटा हो गया और शॉक हो गया, इससे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं मदर को। और एक्सपेक्टेंट, इसमें जो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो मैनेजमेंट इसमें चाहिए वो होता है कि जो सेपरेशन एंड डिसेंट होता है प्लेसेंटा वजाइना में, और उसके बाद वो स्पॉन्टेनियसली यानी कि अपने आप से वो बाहर आता है, यानी कि उसमें कोई खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप आता है। और जो मदर्स एफर्ट जो होते हैं वो उसको एक्सपल्ड आउट होने में हेल्प करते हैं। एक तो बियरिंग डाउन एफर्ट होगा, जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो बियरिंग डाउन एफर्ट मदर करेगी तो भी वो बाहर आता है उसकी हेल्प से। और ये दिस मेथड इज़ प्रैक्टिस ओनली इफ़ मदर हैज़ नॉट रिसीव एनी एनाल्जेसिक और ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग। और ये मेथड जो होता है तभी प्रैक्टिस में आ सकता है अगर मदर को कोई भी ऑक्सीटोसिक ड्रग और एनाल्जेसिक ना मिला हो, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके स्टेप देख लीजिए कि कैसे आप प्लेसेंटा को डिलीवर करेंगे। कि अ हैंड इज़ प्लेस ओवर अ फंडस, आपको एक हाथ फंडस के ऊपर रख के आप क्या करेंगे, उसको प्लेसेंटा सेपरेशन के फील होने के साइन करेंगे, जैसा कि अभी आपने फर्स्ट सेकंड स्लाइड में देखा था। एंड स्टेट ऑफ यूट्राइन एक्टिविटी, और उसकी यूट्राइन एक्टिविटी जो होती है उसको भी आप असिस्ट करेंगे, देखेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे ऊपर से, जब आप हाथ रख के देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, हार्ड है कि नहीं, और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। फिर उसकी आप ब्लीडिंग देखेंगे पराजाइना कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है। जनरली विद इन ये 15 से 20 मिनट का टाइम होता है प्लेसेंटा सेपरेशन का। और इसमें अवॉइड करते हैं, मसाज नहीं करते हैं यूट्रस की, ठीक है। जिस तरीके से जिस समय भी होता है तो ऊपर से कुछ लोग मसाज करते हैं ना एब्डोमेन, वो नहीं करना होता है। और व्हेन सिंगल प्लेसेंटा सेपरेशन, सॉरी, साइन ऑफ जो प्लेसेंटा सेपरेशन होता है, यानी कि जो प्लेसेंटा सेपरेशन होने के यानी कि अलग होने के जो लक्षण होते हैं, और जो नीचे आने के यूट्राइन सेगमेंट में, यानी कि जो यूट्रस होता है उसके नीचे पोल में आने में जो उसके लक्षण होते हैं वो आपको कंफर्म करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद अगर जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो मदर को क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि वो क्या करे, हर जब भी उसको कॉन्ट्रैक्शन आता है, यानी कि जब भी यूट्रस हार्ड होता है, आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्शन के समय में, तो जब आप एक हाथ ऊपर रखें तो आपको भी पता चल जाएगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, और मदर के फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल जाएगा। तब उसको क्या करना है, बियरिंग डाउन एफर्ट लगाने को आपको बोलना है, ठीक है। और एज सुन एज जैसी प्लेसेंटा पास होता है थ्रू दी इंट्रोइटस मीन, मैंने आपको पहले स्लाइड में भी बताया था जब मैंने एपिसोड में बताई थी आपको, तो ये वजाइना की जो ओपनिंग होती है इस तरीके से वजाइना की, तो उसी को बोलते हैं इंट्रोइटस, यानी कि उसका ओपनिंग को, ठीक है। ये जो होता है ग्रास्प ऑफ ब्रोथ, जैसी प्लेसेंटा जो होता है वजाइना से जैसी निकलता है, पास हो रहा होता है, तो अपने दोनों हाथों से ग्रास्प करना होता है, पकड़ना होता है दोनों हाथों से उसको, और उसको फिर ट्विस्ट करना होता है। प्लेसेंटा को आराम से पकड़ेंगे आप अपने, वो ओवल शेप का होता है जैसे हमने अभी देखा था वो, तो उसको आप क्या करेंगे, डिस्क के आकार का होता है ना, तो उसको गोलाकार जैसा आप रोटी के तरीके का समझ, डिस्क मतलब बीच में से मोटा, थोड़ा साइड से इस तरीके का होगा, तो अपने दोनों हाथों में पकड़ के उसको क्या करना है, आपको ट्विस्ट करना है, मतलब ऐसे घुमाना है हल्का सा एक साइड को। तो उसके साथ क्या होगा, मेम्ब्रेन भी उसमें लिपट के आराम से आ जाएगी, वो टूटेगी नहीं, तो वो उसी के साथ आराम से निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको ऐसा करते हैं। और जैसे ही वो क्या होगा, इफ़ देयर इज़ डेंजर ऑफ द टीयर और मेम्ब्रेन, और ये जो होता है अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से क्या होगा, मतलब नहीं हो रहा है, प्लेसेंटा आउट नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, ये डेंजर में जा सकता है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि मेम्ब्रेन टीयर हो सकती है, डेंजर में है, तो आप उसको जेंटली ट्रैक्शन दे सकते हैं, हल्का सा, जैसे मैंने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ मतलब जो आपने लगाए थे कॉकर्स, उसकी हेल्प से आप आराम से हल्का सा उसमें खिंचाव दे सकते हैं मेम्ब्रेन में, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे आप, वो कॉकर और क्लैम्प की हेल्प से आप लगा सकते हैं थोड़ा सा ट्रैक्शन, ठीक है। असिस्ट एक्सपल्शन, उसमें आपको कैसे असिस्ट करना है, तो इन दिस प्लेसेंटा सेपरेशन में आपको कंप्लीट, ये जो होता है अपने आप ही होगा, इज़ नॉट कम्प्लीटली स्पॉन्टेनियस बट असिस्ट, ये अपना आप ही नहीं होता एकदम से, हम चाहेंगे कि जैसे अपना आप हो जाए जैसे बेबी के लिए, तो इसमें हल्का फुल्का आपको असिस्ट करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको,
फंडस प्रेशर देना, मतलब जो प्रेशर होता है वो आपको देना होता है। जैसे कि द 4 फिंगर आप कैसे देते हैं, 4 फिंगर आर प्लेस्ड बिहाइंड द फंडस। जो आपने हाथ रखा भी, मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी कि जैसे आपने फंडस में हैंड रखा है तो वो आपके जो 3 फिंगर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जो थंब जो होता है प्लेस होता है इन फ्रंट ऑफ द यूट्रस, वो आपके नीचे की ओर होता है और यूट्रस की ओर को, और 4 फिंगर आपके प्लेस करते हैं आप बिहाइंड द यूट्रस यानी कि फंडस के ऊपर। ठीक है, मतलब जो एब्डोमेन कैविटी होती है अम्बलाइकस कॉर्ड, अम्बलाइकस रीजन से नीचे आपको 4 मतलब एक जो लेफ्ट हैंड होता है उसको ऊपर रखना होता है और फिर उसको प्रेशर देना होता है, मतलब बैक साइड को। और यूट्रस इज मेड कॉन्ट्रैक्टेड बाय जेंटल रबिंग। और उसमें जब यूट्रस में क्या अगर ये नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन जैसी कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए उसको जेंटल रबिंग तब आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेल आउट करने के लिए। और जब यूट्रस जो होता है बिकम हार्ड, फिर से अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन आने हो जाते हैं तभी वो हार्ड होगा जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। तो जब वो हार्ड होता है तो उसको पुश करना है बैकवर्ड, ठीक है, नीचे की ओर को ऐसे डाउनवर्ड पुश करना है आराम से उसको प्लेसेंटा को। और उसके बाद उसको क्या करना है, प्रेशर इज विड्रॉल एज सुन एज द प्लेसेंटा एक्सपेल आउट एंड थ्रू द इंट्रोइटस। जैसे ही प्लेसेंटा जो होता है इंट्रोइटस से बाहर आता है तो आपको अपना प्रेशर को नहीं देना है, जैसे आप यहाँ पे दे रहे थे वो रोक देना है। ठीक है, और दिस मेथड इज प्रिफर व्हेन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉर्ड इज़ लेस। जब इसमें क्या होता है कि जो कॉर्ड की जो लेस स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। ठीक है, दिस मेथड इज़ प्रेफर्ड जब तब करते हैं जब जो कॉर्ड की लेंथ जो होती है ना वो थोड़ी कम होती है। प्रीमेच्योर और जो बेबी होते हैं और जो मेस्टेटेड बेबी होते हैं या फिर जो क्रॉनिक प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी होती है उसमें ये करते हैं। ठीक है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने आगे अभी स्लाइड में भी देखा था। तो इसमें मॉडिफाइड ब्रांड एंड्रयूज मेथड भी बोलते हैं इसको। ये जो होता है इसमें दिस मेथड इज़ अप्लाई ओनली इफ़ यूट्रस इज़ हार्ड। ये मेथड तभी करते हैं जब यूट्रस क्या होता है, हार्ड होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होता है और प्लेस जो प्लेसेंटा इज सेपरेट, और प्लेसेंटा भी सेपरेट हो चुका है, अंदर प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है, निकल चुका अपनी जगह में से, और यूट्रस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। आपने ये हाथ लगा के देख लिया है कि यहाँ पे हार्ड फील हो रहा है आपको। तो ये मेथड क्या करते हैं, इसमें जो लेफ्ट हैंड है उसको आपने देखो इस तरीके से रखना है। ये देखिए आप ये रखा है ना हाथ, तो ये थंब जो है आपकी नीचे की ओर आएगी सिम्फेसिस प्यूबिस की ओर, और ये 4 फिंगर होता है ये ऊपर की ओर रहते हैं यूट्रस के साइड को, फंडस में ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें रखते हैं। और 4 फिंगर सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रखा आपने, above the मतलब प्लेस above द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड विद द पार्मर सरफेस। ये जो पार्मर सरफेस है ये पूरा पार्मर सरफेस है, उससे आप क्या करना, फेसिंग टुवर्ड द अम्बलाइकस, यानी कि अम्बलाइकस की ओर को इसको रखने हैं फिंगर को, ये जो आपके है पाम। ठीक है, और प्रेशर को क्या करना है, अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर, ताकि ये जो इसी के साथ साथ कभी कभी क्या होता है यूट्रस भी अपनी जगह से, क्योंकि वो उसका लूज कनेक्शन हो चुका होता है, तो वो भी क्या होना, प्रोलेप्स ना हो, यानी कि वो भी बाहर को ना आए, इसलिए ये वाला मेथड को अप्लाई करते हैं। सीसीटी, इसे सीसीटी बोलते हैं। ठीक है, सीसीटी इसको बोलते हैं कॉर्ड, ये सीसीटी मतलब होता है सीसीटी, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, यानी कि कंट्रोल के साथ कॉर्ड को क्या देना है, खिंचाव देना है, जो कि ऐसे देना है ये आपके कंट्रोल में रहे, ये नहीं कि जो जोर से खींचा और यहाँ पे ये ब्रेक हो गई या फिर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, या इस तरह ऐसा नहीं करना, जेंटली इसको देना है। ठीक है, और प्रेशर को इस हाथ से प्रेशर अप करना, और जो राइट हैंड है उससे आपको कॉकर को, ये जो आपने आर्टरी क्लैम्प या ये कॉकर्स आपने जो लगाए हैं इसके हेल्प से आपको क्या करना है, इसको डाउनवर्ड इसको प्लेस करना। अब डिस्प्लेस जो होता है, द बॉडी इज यूट्रस इज डिस्प्लेस अपवर्ड करना, जैसे मैंने अभी बताया, और जो टुवर्ड द अम्बलाइकस की ओर को करनी है यूट्रस को, मतलब ऐसे प्रेशर देके। और जब राइट हैंड जो होता है आपका, ये आपने क्या करना है, इसको टेंशन देना है, टेंशन मतलब खिंचाव, राइट हैंड से ये कॉकर को पकड़ के आपको आराम से धीरे डाउनवर्ड, सबसे पहले डाउनवर्ड करना है एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड करना है नीचे की ओर और उसके बाद बैकवर्ड करना है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, नीचे देख लीजिए, पुल डाउन करना है, पहले नीचे की ओर को करना है, देन पुल अपवर्ड, फिर उसके बाद अपवर्ड, यानी कि रोड ट्रैक्शन में कुछ लोग घुमाते हैं, ऐसे नहीं घुमाना है इसको, जैसे ना ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, सीधे डाउनवर्ड करना है और अपवर्ड करना है। ठीक है, तो प्लेसेंटा भी क्या हो जाएगा, वो आराम से निकल आएगा। फिर
आफ्टर अ प्लेसेंटा एक्सपल्ड आउट, जब प्लेसेंटा एक्सपल्ड आउट हो जाता है आराम से, तो उसका एग्जामिन करना है प्लेसेंटा का, कॉर्ड का और मेम्ब्रेन का बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली उसको आपको चेक करना जब वो पूरा सा बाहर आ जाता है। वल्वा का और पेरिनियम और इसका भी एग्जामिन करना है आपको, वल्वा, वजाइना, पेरिनियम। तो ये वल्वा हो गया पूरा, जो ये यहाँ पर जो मदर का जो प्राइवेट पार्ट है ना, यहाँ पे जो ये वल्वा हो गया, जो पूरा पेरिनियम एरिया हो गया, इसको भी चेक करना है कोई केयरफुली, कोई वुंड या कटिंग कुछ चोट तो नहीं है इस तरीके से। और जो एपिसोड में सूचरिंग आपको देनी है वुंड में, अब जो आपने एपिसोड में लगाई थी उसमें आप सूचर करना है आपको, और उसको मतलब उसको क्लोज करना है, और उसको ये जो वजाइनल पार्ट है, वल्वा है, ये वल्वा को भी क्लीन करना है, और जो उसके आसपास के स्ट्रक्चर हैं उसको भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करना है, और उसके बाद क्या करना है, स्टेराइल पैड को अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये है एक्टिव मैनेजमेंट, जो कि मैं आपसे तब से बोल रही हूँ कि ये आपको आना चाहिए। तो जो रिसेंट गाइडलाइन जो होती है वो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज की, वो क्या करती है कि जो ब्लड जो होता है उसको लॉस, जो ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो रहा होता है ब्लड, उसको कम करती है। ठीक है, तो ये एक्टिव मैनेजमेंट इसलिए बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या किया जाता है, इंजेक्शन जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 10 यूनिट दिया जाता है आयम। ठीक है, इसको प्रेफर करते हैं, 10 यूनिट आयम देते हैं, और या फिर इंजेक्शन मिथार्जिन देते हैं 0.2 mg आयम देते हैं, वो भी उस मदर को। जब कब देते हैं, एकदम से जैसे ही एंटीरियर शोल्डर उसका आउट होता है बेबी का। एंटीरियर शोल्डर मतलब जो ऊपर का शोल्डर होता है, पहले ऊपर की शोल्डर की डिलीवरी करते हैं और उसके बाद नीचे की शोल्डर। तो ऊपर का शोल्डर एंटीरियर हो गया और जो पोस्टीरियर हो गया नीचे का शोल्डर। ठीक है, तो जब एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाती है जैसी, वैसी जो फ्लोरिंग स्टाफ होती है खड़े होकर जो हेल्प कर रही होती है, तो वो क्या करेगी, एकदम तैयार करके रखती है और वो ऑक्सीटोसिन या मिथार्जिन उसको दे देती है ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। और क्लैम्प को क्या करना है, क्लैम्प एंड लाइगेट द कॉर्ड, और जैसे ही वो डिलीवर, और फिर उसके बाद बेबी का जो कॉर्ड होती है उसको क्या कर देना, लाइगेट कर देना। 2 क्लैम्प उसमें लगा देते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, और बीच में से फिर बाद में कट कर देंगे जब डिलीवरी हो जाएगी। और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा को क्या करेंगे, कंट्रोल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सीसीटी से उसको प्लेसेंटा को डिलीवर कराएंगे। ठीक है, और वो भी तब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो, ऐसे ही नहीं। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे हार्ड होता है यूट्रस और मदर को पेन फील होता है ना, तब उसमें कराना होता है। अगर आपका ये पहली बार में फेल हो गया, नहीं आया, तो उसको आपको रिपीट करना, 2 और 3 मिनट रुकने के बाद आपको फिर से यही वाला सीसीटी का मेथड रिपीट करना है, वो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ। और फिर भी ये फेल हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, 10 मिनट तक वेट करना है प्लेसेंटा सेपरेशन का। इसका मतलब वो अभी अच्छी से सेपरेट नहीं हुआ है, तो आपको 10 मिनट तक वेट करना है, और उसके बाद फिर से आपको क्या करना, अगेन यही वाला रिपीट करना है प्रोसीजर को। और अगर वो फिर भी फेल हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, हैंड से, अपने ही हाथ से अच्छी से मैनुअली उसको रिमूव करना, अंदर हैंड करके डॉक्टर जैसे करती हैं, तो उसको वजाइना के थ्रू अंदर हैंड करके उसको आराम से हेल्प और फिंगर से आपको उसको डिटैच करवाना है, अलग करवाना है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा कैसे होगा कि उसमें भी इंजेक्शन 10 यूनिट स्लोली आईएम और आईवी देते हैं, मिथार्जिन 0.2 mg आईएम। और उसके बाद क्या करते हैं, डिलीवर हो जाती है तो एग्जामिन करते हैं प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की कि वो ठीक है, फुली है कि नहीं है, और उसको और अब उसी तरीके से वल्वा वजाइना को क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, पेरिनियम एरिया को ऑब्जर्व करेंगे, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी, इंजरी तो नहीं हुई है। फिर इसके देखिए प्लेसेंटा के एग्जामिनेशन भी इसमें देख लेते हैं, हालांकि एक वीडियो और सेपरेट बना दूंगी, पर फिर भी अभी आप इसमें देख लीजिए शॉर्टली कि जो इसको एग्जामिन करने के लिए प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का क्या करेंगे, जैसे ही वो बाहर आता है तो उसको एग्जामिन करेंगे, उसमें कम्प्लीटली जो होता है उसको देखना होता है ये कंप्लीट है कि नहीं, इसकी नॉर्मल प्लेसेंटा है कि नहीं। तो नॉर्मल प्लेसेंटा जो ह्यूमन का होता है वो डिस्कॉइड शेप का होता है ना, तो इसलिए इसको डिस्कॉइड बोलते हैं, यानी कि ये डिस्क के आकार का शेप होता है, इसलिए डिस्कॉइड बोलते हैं। और क्या होता है इसमें, ये जो होता है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है कोरियन के और मैटरनल ब्लड के, तो इसलिए इसको हेमोकोरियल बोलते हैं। ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है, ये याद आपको होना चाहिए, कभी भी वाइवा या उसमें आ सकता है। और डेसिडुएट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो कनेक्शन होता है वो बिटवीन द मदर एंड फीटस थ्रू दी अम्बिलिकस कॉर्ड होता है। ठीक है, अब पर्पस क्या होते हैं इसके एग्जामिन करने के, इसको असेस करना होता है प्लेसेंटा को कि इसका नॉर्मल साइज़ जो होता है वो, नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो उसमें 15 to 20 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, शेप उसका डिस्कॉइड होता है, वेट उसका 1/6 होता है फिटल वेट के, यानी कि आप इसको एवरेज बोल सकते हैं 500 से 700 ग्राम होता है इसका वेट, तो ये नॉर्मल होता है। तो इसको आपको चेक करना होता है नॉर्मल है कि नहीं है, और इसकी आपको डिटेक्ट करना होता है फिर
एनी एबनॉर्मलिटी, अगर इनमें से ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है कोई, तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मलिटीज़ उसमें है, जैसे कि कोई उसमें एडिशनल जो लोब है, जो कि आपने इसमें जो लोब होते हैं वो मिसिंग है, जिसको कि क्या बोलते हैं, कॉटलेडन बोलते हैं उन लोब्स को। तो वो 15 से नॉर्मली वो 15 से 20 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो मिसिंग है, इन्फाक्शन है वहाँ पे। इन्फाक्शन का मतलब ऑड शेप है, कुछ कुछ निकला हुआ जगह है, तो उसको बोलते हैं इन्फाक्शन, ठीक है। टू मेक श्योर, और आपको क्या क्या श्योर हो जाना है कि जो मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा है वो पूरी तरीके से आउट हो, तो उसको चेक करने के लिए अभी क्या मेथड है मैं बताऊंगी। और असिस्ट करना है लेंथ कॉर्ड की, जो कि लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर एवरेज होती है, और 30 सेंटीमीटर शॉर्ट होती है, और लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर होती है, वो लेंथी होती है। यानी कि इसकी ऐसे बोल सकते हो 30 टू 100 के बीच की जो इसकी लेंथ होती है वो असिस्ट करनी है, कि शॉर्ट है कि एवरेज है कि लेंथी है। तो इसका साइड जो होता है वो इंसर्शन का वो भी देखना होता है कि वो सेंटर में है प्लेसेंटा के या वो साइड में है कनेक्शन कॉर्ड का, ठीक है। और उसको क्या करना होता है, उसका जो हेमरेज हो रहा था पोस्टपार्टम जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए ये किया जाता है। तो इसमें जो आर्टिकल्स और इसके जो पर्पस हम देख लेते हैं एग्जामिन के, इसमें सबसे पहले तो प्लेसेंटा विथ कॉर्ड होगा जिसको कि एग्जामिनेशन करना है, एक सिंक होगा और एक टेप वाटर होना चाहिए वहाँ पे, जिससे कि आप क्या करते हैं प्लेसेंटा को उसके नीचे से क्लीन करते हैं, यानी कि टैप वाटर में, यानी कि नल ओपन करके थोड़ी देर के लिए उसके नीचे प्लेसेंटा आराम से जेंटली वॉश करते हैं थोड़ा सा उसमें से, ताकि जो ब्लड क्लॉट है वो ब्लड क्लॉट आउट हो जाए, और जो फ्रेश ब्लड है वो भी आउट हो जाए, मतलब वो क्लीन हो जाए, ताकि आप अच्छी से उसके लोब्स वगैरह देख पाएँ। ग्लव्स लेंगे एक पेयर आप, ताकि आप उससे क्या कर सकें, अपने हैंड को एग्जामिनर प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और क्या करेंगे, प्लास्टिक मास्क और एप्रन वगैरह लेंगे, जिससे कि जो प्रोटेक्ट करेंगे फेस को एग्जामिनर के, ताकि उसमें छींटे ना आए ब्लड वगैरह के। और उसकी क्लोथिंग और प्लास्टिक के जो एप्रन होता है मैकिनटॉश विथ प्लास्टिक शीट, तो ये भी आप लेंगे अपने जो क्लोथ वगैरह होते हैं उसको, ताकि वो गंदे ना हो, उसमें छींटे ना आए। और जो भी मटेरियल आप रख रहे हैं वो प्लास्टिक शीट में रखना चाहिए ब्लड का, तो ये होता है। और की प्लेसेंटा टू कॉर्ड एंड एग्जाम, मैकिनटॉश क्यों होगा, ताकि आप उसमें प्लेसेंटा को रख पाएँ प्लास्टिक शीट में, ताकि जो कॉर्ड होती है वो उसको आराम से आप एग्जामिन, प्लेसेंटा को और कॉर्ड को साथ में एग्जामिन कर पाएँ रख के। और जो थ्रेडी एंड टेप मेज़र, थ्रेड और टेप मेजर क्यों होना चाहिए, ताकि वही इंच टेप वगैरह, ताकि आप क्या कर सकें, एक तो वेइंग मशीन भी होनी चाहिए ताकि प्लेसेंटा की मेजरमेंट कर सकें वेट को, और लेंथ को भी आप उसको मेज़र कर सकें इंच टेप से कि कितना उसकी लेंथ है। अच्छा, फिर इसमें क्या है प्रोसीजर, सबसे पहले आप ये पहनेंगे मास्क, ग्लव्स, मास्क और ये एप्रन। उसके बाद प्लेसेंटा को बेसिन में रखेंगे आप अंडर द मतलब टेप वाटर, उसकी वॉश करेंगे। प्लेसेंटा को क्या करेंगे, मैकिनटॉश में रखेंगे। आप उसको फिर उस जो लाइनिंग उसकी जो होती है वे मशीन में आप उसको रख सकते हैं पेपर के साथ, ताकि उसकी मेज़र कर सकें वेट को। और जो प्लेसेंटा की जो लेंथ होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, उसको आपको चेक करना होता है कितना लेंथ है, उसकी मेज़र कर लेंगे। और प्लेसेंटा को क्या करेंगे, आप होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, और उसकी मेम्ब्रेन को कहाँ से पकड़ेंगे, मेम्ब्रेन से, जो कि आपने अभी जिसमें कि क्या है अम्बिलिकस कॉर्ड है, तो आप क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को हैंग करेंगे जो अम्बिलिकस कॉर्ड के साइड की, अम्बिलिकस कॉर्ड से उसके साइड से पकड़ के, ताकि आप क्या कर सके, प्लेसेंटा के होल को देखना है, क्योंकि उसमें एक ही होल होगा जहाँ से बेबी आया है, वो सॉरी जो मेम्ब्रेन होती है, तो होल्ड द प्लेसेंटा, उसको होल्ड करना है, पकड़ना है मेम्ब्रेन साइड से, ताकि जो है आप उसको जैसी मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, हैंग करेंगे, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा होल, कि जहाँ से बेबी क्या हुआ उसको पकड़ के आपने देखना है कि होल, एक होल होगा जहाँ से बेबी डिलीवर्ड हुआ है। इसके अलावा अगर और होल होते हैं या वहाँ पे से कोई पास मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या है, मेम्ब्रेन रप्चर हुई है और अंदर रह चुकी है। और क्या करना है, सिंगल अगर होल है तो ये बहुत ज़्यादा और फ्रेश होगा, वो वहाँ से बेबी आउट हुआ है। और आप क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं उस सिंगल होल से अपने हैंड को, और उसमें क्या करेंगे, जब आपने देखा होगा डॉक्टर्स उसमें क्या करती हैं, हैंड इंसर्ट करना है हैंड को थ्रू आउट दी होल के अंदर, होल से जिससे बेबी डिलीवर्ड हुआ, और फिर उसको अपने हाथ में स्प्रेड कर करके आप अपने फिंगर में जो मेम्ब्रेन है उसको स्प्रेड करते हैं, यानी कि फैलाते हैं मेम्ब्रेन को अंदर से, जल्दी जल्दी से उसको देखते हैं कि कोई उसमें से कट तो नहीं लगा है, यानी कि कुछ पिसिंग पार्ट तो नहीं है, ब्लड वेसल्स आप देख लेते हैं उसमें, ठीक है। और क्या करते हैं, उसकी पोजीशन देखते हैं कॉर्ड की कि वो कहाँ से इंसर्ट हुआ है, और उसमें ब्लड वेसल्स देखते हैं आप, ठीक है। और क्या करते हैं, फिर वहाँ से अपना हाथ को रिमूव कर लेते हैं, और प्लेसेंटा को क्या करते हैं उसमें रख लेते हैं मैकिनटॉश में, फ्लैट सरफेस पे, फीटल सरफेस
उसका फीटल सरफेस अप करके, और फिर उसको क्या करेंगे आप, चेक द साइट ऑफ द कॉर्ड इंसर्शन। फिर उसको उसका जब ऊपर की साइड को आपने रखा है देखने के लिए कि कॉर्ड का इंसर्शन कहाँ से हुआ है, तो नॉर्मली जो कॉर्ड होती है वो सेंटर में अटैच होती है, तो वहाँ तो है, अगर वहाँ पे नहीं है तो देखना है कि वो साइड में थी तो क्या कहाँ पे थी, इस तरीके से। और एग्जामिन करना है मेम्ब्रेन का, एमनियोटिक, कॉरियन, इन सब का जो है पूरा तरीके से कम्प्लीटली आउट हुए हैं कि नहीं, ये सब देखना है उसमें। और कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, तो ब्लड वेसल्स को भी देखने हैं और लोब्स को भी देखने कि 15 से 20 ही हैं। वैसे आपको काउंट नहीं करना होता, अगर आप उसको दोनों हैंड में रख के वॉश कर रहे होते तभी दिख जाता है। अगर कुछ उसमें से मिसिंग होता है तो वो अपने आप ही वो एक साथ जॉइंट नहीं होते हैं, कोई ना कोई वहाँ पे उखड़ा हुआ सा लगता है ना, निकला हुआ, तो कोई भी पार्ट, तो इसलिए वो आराम से दिख जाता है। तो ये जो होते हैं एमनियन जो होता है वो नॉर्मली स्मूथ होती है और शाइनिंग होती है, और जो कोरियन होती है वो डल होती है, रफ होती है और शैगी होती है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है एमनियन और कोरियन में, ठीक है। और इन्वर्ट जब प्लेसेंटा एक्सपोज द मैटरनल, और फिर प्लेसेंटा को क्या करते हैं आप, उल्टा करते हैं और उसमें आप मैटरनल सरफेस को ऊपर करेंगे और उसमें से देखेंगे कोई भी क्लॉट वगैरह, कोई रप्चर वगैरह कुछ भी है, उसको भी आप एग्जामिन कर लेते हैं। तो जो एग्जामिन होता है मैटरनल सरफेस का, उसको भी आप क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं अपने पाम में, और उसको हैंड में, दोनों हैंड में यूज़ कर इस पे लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको आराम से उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में आपको देखना होता है। ये जो भी कॉटिलियडन, ये जो भी कॉटलेडन मतलब होते हैं, जो लोब्स होते हैं, ये उनको देखना, कोई ब्रोकन तो नहीं है, कोई टुकड़ा उसका निकला तो नहीं है प्लेसेंटा का, ये आपको देखना होता है, ठीक है। और उसके प्लेसेंटा के पार्ट, मेम्ब्रेन, ये सब देखना होता है। और प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ देखनी होती है, जो इन्फाक्शन वगैरह, कैल्सिफिकेशन और सक्सिचुरेट लोब्स, ये सब देखने होते हैं। यानी कि सक्सिचुरेट का मतलब था कोई एक्स्ट्रा मास लोब है या उसमें, या फिर कोई निकला हुआ टुकड़ा है। इन्फाक्शन का मतलब होता है कोई जगह वहाँ पे कोई गैप है। कैल्सिफिकेशन का मतलब कोई हार्डनेस है। ये सारे चीज़ आपको चेक करना होता है, ठीक है। मतलब कैल्सिफिकेशन का, कैल्शियम जब जहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, इस तरीके से आपको ये देखना होता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड को भी अपना देखना होता है कितनी आर्टरीज और कितनी वेन है। तो जनरली 2 आर्टरीज होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में और 1 वेन होती है, अम्बिलिकल वेन, ठीक है। और प्लेसेंटा को क्या करना है, उसके बाद प्रॉपरली डिस्पोज करना है बिन में, जो कि येलो कलर का बिन होगा जिसमें कि एनाटॉमिकल वेस्ट जाते हैं, ठीक है। और उस एरिया को क्लीन करना होगा जहाँ पर भी आपने प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन और इसका जो एग्जामिन किया था, चाहे वो वेइंग मशीन हो, स्केल हो, ये सबको आपको देखना होता है, बावल हो, बेसिन हो, सबको क्लीन करके उसको, और ग्लव्स को, एप्रिन को, मास्क को उसके बाद रिमूव करना होता है, वॉश को, अपने हैंड को वॉश करना होता है। और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है प्लेसेंटा की और प्लेसेंटा उसके मदर के चार्ट में, ठीक है, अम्लाइकस और प्रेजेंट। अब हम देखते हैं फटाफट 4th स्टेज भी देख लेते हैं, जो कि बहुत छोटी है। तो ये स्टेज को ऑब्जर्वेशनल स्टेज बोलते हैं। कम से कम एटलीस्ट 1 आवर्स तो आपको प्लेसेंटा को, जो एक्सपल्शन प्लेसेंटा एंड द मेम्ब्रेन के बाद से देखनी होती है बहुत क्लोजली 1 आवर्स तक, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो होती है मदर एंड बेबी जो होते हैं वो केयरफुली ऑब्जर्व करने होते हैं और देखना होता है कि वो इंश्योर करना होता है कि वो ठीक ठाक हैं, इस तरीके से, ठीक है। और इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है 4th स्टेज की, इसके यूट्रस जो होता है बिकम फर्म होता है, हार्ड, मतलब वो हार्ड होता है, अगर आप छुएंगे तो वो स्टोन लाइक आपको फील होगा, हार्ड होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। और इन्वर्टिंग जो मसल्स होती हैं, इन ट्विनिंग मसल्स का मतलब होता है जो मसल्स का जो गुच्छा सा फाइबर्स का जो वहाँ पे क्या होता है, एक गुच्छा बन जाता है ना, मतलब एक रफ टाइप का जो जगह होती है, फाइबर्स जो होते हैं वहाँ पे, वो जो होते हैं क्या करते हैं, मायोमीट्रियम सर्व एज अ लाइगेचर ऑफ टू ओपन। तो जो मायोमीट्रियम होती है उसकी जो ओपन वहाँ पे जो ये मायोमीट्रियम की जो ट्विनिंग मसल्स होती हैं, यानी कि जो रफ मसल्स होती हैं, जो वो क्या कर लेती हैं, लाइगेचर का काम करती हैं ओपन ब्लड वेसल्स में, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स वहाँ पे से ब्रेक हो गई थी जब प्लेसेंटा आउट होता है, तो नॉर्मली वहाँ पे क्या होती है, जो टाइनी ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर होती है, ब्रेक होती है, वहाँ से ब्लड तभी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो वहाँ पे क्या होती है, जो ये मायोमीट्रियम की जो फाइबर्स होती हैं वो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करती है प्लेसेंटल साइड में, तो जिससे कि जो होती है वो ब्लीडिंग अपना आप ही कंट्रोल हो जाती है। तो उसकी जो ल्यूमन होता है, जैसे ये ब्लड है, ब्लड वेसल से, तो जिसके ल्यूमन होता है, ओपनिंग होती है, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लिविंग लाइगेचर भी बोलते हैं। थ्रोम्बाई फॉर्म हो जाती है डिस्टल ब्लड वेसल्स में। डिस्टल ब्लड वेसल वही ओपनिंग होती है जहाँ पे से ये ब्लड जो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता है, मतलब सर्कुलेट नहीं होता, वहीं पे कोई ये रुक जाता
जाता है, क्लॉट हो जाता है, ठीक है। और ब्लड हमारी जो वुमेन होती है उनकी ब्लड वेसल जो कंट्रोल में रहती है। और जो लोकिया होता है ये भी हमने पीपी में आपको मैंने एपिसोड में भी बताया था कि ये फिर ये भी हमें देखना होता है, इसमें इसको भी ऑब्जर्व करना होता है। तो वजाइनल डिस्चार्ज होता है 15 से 20 दिनों का होता है मैक्सिमम। और इसमें जो होता है ये ऑफेंसिव और फिशी स्मेल होती है, अल्कलाइन नेचर का होता है। अगर इसका नेचर पूछे तो अल्कलाइन नेचर होती है और फिशी स्मेल होती है। और इसमें ये जो होता है ये 3 जो कलर्स होते हैं वजाइनल डिस्चार्ज के 3 कलर होते हैं, उनके बेसिस पे इनको नाम दिया जाता है। जैसे सबसे पहले लोकिया रुब्रा हो गया, रोका रुब्रा हो गया, 3 to 4 डेज़ का होता है, ठीक है। ये रेड कलर का ब्लड होता है जो कि डेसिडुअल और ट्रोफोब्लास्ट फाइबर्स इसमें डेब्राइट्स होते हैं, डेब्रिस होते हैं, मतलब कि आरबीसी ज़्यादा होती हैं। और जो मेम्ब्रेन होती है उसके कुछ हो सकता है रप्चर, जो भी क्लॉट्स वगैरह होते हैं वो होते हैं इसमें, और आरबीसी ज़्यादा होती है, इसलिए ये रेड कलर का होता है। और लोकिया जो होता है वो ब्राउन, पिंकिश ब्राउन होता है, वो जो होता है 5 डेज़ का होता है। और वो जो होता है उसमें ओल्ड ब्लड होता है, सीरम होता है, ल्यूकोसाइट्स, टिश्यू, डेब्रिस होते हैं उसमें, पार्ट्स उसके होते हैं। और जो लोकिया थर्ड वाला होता है वो वाइटिश मतलब पिंक येलोइश वाइट होता है, और वो जो होते हैं 10 से 15 दिनों के लिए होता है। और उसमें ल्यूकोसाइट, डेसिडुआ के एपिथेलियम सेल और जो म्यूकस सीरम, बैक्टीरिया, ये सब होता है, ठीक है। तो ये तीनों के कलर याद कर लीजिएगा। वाइवा में कोई लोग पहले से अल्वा और सिरोसा बोल देते हैं, तो इसलिए आपको करके ये मैंने आपको एपिसोड में मैं बताया था कि इसको आप क्या कर लें, याद कर लें। और मैंने उसका ट्रिक भी बताई है, तो आप उसको ज़रूर से देख लें RSA को, ठीक है। तो अमाउंट होता है इसका जो कि 5 to 6 डेज़ में होता है, 250 ml करीब ये अमाउंट इसका माना जाता है। और एक्सेसिव लोकिया किस में होता है डिस्चार्ज, जो एक्सेसिव होता है ज़्यादा जिसमें होता है वो होता है किसी की सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, ट्विंस डिलीवरी हुई हो, या उसका जो होता है पॉलीहाइड्रोनियाज जो बेबी होते हैं उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। डिस्चार्ज उसमें ज़्यादा होता है। और कम किस में होता है, जिसमें कि प्रीमेच्योर लेबर होता है उसमें होता है। और परमानेंट जो ब्लीडिंग होती रहती है, परसिस्टेंट रहती है, मतलब कंटिन्यू करती रहती है, तो उसको नॉर्मल से ज़्यादा होती है, बियॉन्ड दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा वो जाके हो रही होती है। तो उसका कारण होता है सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस जो होता है वो उसका अपनी जगह में नहीं, नॉर्मल में वो नहीं जा रहा होता है। और रिटेन प्रोडक्ट होते हैं उसमें, यानी कि कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं जो कि अभी हमने जो एग्जामिन किए थे वो थोड़े बहुत छूट जाते हैं अंदर। तो इसमें मैनेजमेंट में मदर का क्या करेंगे, उसको क्लीन गाउन, पेरिनियम पैड और कंफर्टेबल पोजीशन को देंगे उसको। उसके वाइटल चेक करना होता है, टेम्परेचर देखना होता है जो कि स्लाइटली रेस होता है, 0.5 डिग्री फ़ारेनहीट तक का टेम्परेचर रेस होता है। और नॉर्मल विद इन 12 आवर्स में ये कम डाउन, मतलब नॉर्मल भी हो जाता है, ठीक है। और जो पल्स होती है वो भी क्या होती है मदर की, इंक्रीज हो जाती है, रेस हो जाती है, ठीक है। और नॉर्मल होती है 2 डेज़ में, वो भी नॉर्मल हो जाती है। बीपी होता है वो भी राइस होता है और सेटल डाउन होता है 12 आवर्स में, ठीक है। और जो यूट्रस होता है वो हार्ड एंड छूने पे जो होता है वो हार्ड लगेगा, कॉन्ट्रैक्टेड लगेगा। इफ़ फ्यूटस इज अगर वो जो यूट्रस होता है, सॉरी, अगर वो यूट्रस होता है सॉफ्ट होता है या बॉगी अगर फील होता है, यानी कि सॉफ्ट हो रहा और फ्लैवी टाइप का लग रहा है आपको, ढीला ढाला, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई रिटेन रह चुके हैं, कोई ना कोई जो जी हम अभी जिसको हम एग्जामिन कर रहे थे रह चुके हैं अंदर, कोई पीसेस, क्लॉट्स वगैरह। तो उसमें यूट्रस जो होता है वो फर्म रहता है, यानी कि वो लूज़ रहता है, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे होते। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या आ रहा, उसका जो इंडिकेट इफेक्टिव यूट्राइन हेमोस्टेसिस। और इफ़ रिटेन बाइट्स, अगर वहाँ पे रिटेन है, रिटेन बाइट है, मतलब कुछ रह गया प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, तो ये क्या, इसमें क्या करना होगा फिर, मसाज करनी होगी, उसको मसाज करनी होगी यूट्रस को, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन दोबारा से आए अच्छी से, और जो भी रिटेन प्रोडक्ट है वो बाहर निकल आए। और वजाइना जो होती है वो रूल आउट पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। जो वजाइना को भी हमें क्या करना होता है, उसको चेक करना होता है पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। अगर वहाँ से कंटिन्यू ब्लीडिंग दिख रही है हमको, यूट्रस से ब्लीडिंग कंटिन्यू दिख रही है, तो उसको क्या करना है, या तो उसमें कोई वजाइना में लीजन, मतलब कोई लीजन हो सकते हैं, जेनेटर ट्रैक में लीजन, इसलिए भी वो हो सकता है। अगर इफेक्टिव ह्यूमरस भी मेंटेन, तो इसलिए हमको जो इंटरनल जो इसका यूट्रस का जो एनवायरनमेंट है उसका देखना होता है कि कहीं उसमें ब्लीडिंग तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो ये हमें चेक करना होता है इसके थ्रू, वजाइना के थ्रू, ठीक है। और हाइजीन उसकी मेंटेन करनी होती है, उसको चेंज करना होता है पैड को रेगुलरली, और उसको बताना होता है कि ब्लड कितना आ रहा है। तो ये मैंने आपको कैसे चेक करते हैं ब्लड, वो मैंने आपको एपिसोड में मैं दिखाया है, और वो आप आराम से देख सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उसको मेज़र किया जाता है, ठीक है। और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं जब उनसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि
हाउ टू मेज़र पोस्टपार्टम हेमरेज, तो वो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं ठीक से वाइवा में। तो ये आप उसको पोस्ट अभी जो एपिसोड में मैंने इससे पहले डाली थी वो आप देख सकते हैं, एपिसोड में हमने डाली ना, उसमें मैंने बता रखा। और जो फ्लूइड होता है एपिसोड में मैं भी बताया, और मैंने शायद बबली जो डाली है उसमें भी मैंने बताया, ठीक है। और जो फ्लूइड है इसमें जो होता है, ये फ्लूइड में आप ये सारा देखते हैं डिस्चार्ज जो भी निकल रहा होता है ना, ये उसके वजह से सॉरी, जो ये जो लोकिया और लोकिया था, डायूरेसिस थे, और जो पस्पायरेशन हुआ था ड्यूरिंग डिलीवरी, उसको बहुत थकान महसूस होती है, पसीना भी आ जाता है, और लोकिया भी उसको आ रहा होता है। तो उसके वजह से उसको क्या, जो फ्लूइड का जो होता है वो काफ़ी लॉस होता है। तो इसलिए उसको क्या लगती है, इंक्रीज़ होती है उसकी थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो उसको पूरा करने के लिए उसको ऑफ़र करना चाहिए, फ्लूइड देना चाहिए पीने के लिए। नॉर्मली जो होता है कप ऑफ टी देते हैं उसको मदर को, अगर वो कॉन्ट्राइंडेड, अगर उसको कोई नुकसान नहीं है तब, ठीक है, नहीं तो उसको डॉक्टर से पूछ के फ्लूइड उसको देना होता है। वार्म रखना होता है, यानी कि उसको जो होता है इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी, तो वुमेन को क्या होती है, शिवरिंग होती है, ठंड लगती है, तो उनको गर्म कपड़े वगैरह देने होते हैं, शिवरिंग से उसको बचाना होता है, और वार्म क्लॉथ देने होते हैं, ब्लैंकेट वगैरह देना होता है अकॉर्डिंग टू, और रूम टेम्परेचर को नॉर्मल करना होता है, मतलब मेंटेन करना होता है। और बेबी को जो होता है वार्म रखना होता है। अब बेबी के लिए क्या मैनेजमेंट है, वो तो मदर के लिए था, बेबी के लिए उसको भी वार्म रखना होता है, बेबी को कीप, क्योंकि उसका जो यूट्रस का जो एनवायरनमेंट था वो बाहर का एनवायरनमेंट में आ गया, तो उसको एकदम से क्या है, एकदम चेंज हो गया। तो उसको क्या रखना है, एडिकेट क्लोथिंग देनी है, और उसका जो हैंड है, जो सॉरी उसका जो हेड है और जो एक्सट्रीमिटीज़ है, हाथ पैर वगैरह, उसको आराम से अच्छी से कवर होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और रूम मेंटेन, जो टेम्परेचर है वो रूम में मेंटेन होना चाहिए उसका रूम का। कहने का मतलब है कि मदर बेबी को जब कवर करते हैं कपड़े से, उसको अच्छी से ड्राई करते हैं बेबी को, और उसके बाद उसको रैप करते हैं, कवर करते हैं, मतलब लपेटते हैं, तो उसका जो सर होता है और उसको जो हाथ पैर होते हैं वो अच्छे से कवर्ड हो, इसका भी ध्यान रखें बॉडी के साथ साथ, ठीक है। और रूम में टेम्परेचर को भी मेंटेन करें, चाहे तो हीटर वगैरह, ब्लोवर वगैरह से। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसको देना चाहिए विद इन हाफ एन आवर में, आधे घंटे में दे देना चाहिए, या फिर एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उतना देना चाहिए। और इससे क्या होता है, मदर कंफर्ट फील करती है, ठीक है। और एवरी 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे में उसको देते रहना चाहिए, और या फिर उसको डिमांड पे देना चाहिए, जब वो जब उसको डिमांड हो रहा है तब देना चाहिए। और नहीं तो बेबी को क्या करना चाहिए, एवरी 1 to 2 आवर्स में फीड देनी चाहिए। अम्लाइकस जो कॉर्ड होती है उसको क्या करना है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है इसके लिए पक्के से वो उसको देखना है, क्योंकि आपने जो कॉर्ड क्लैम्प लगाई थी, हो सकता है वहाँ से कोई ब्लड वूजिंग हो रही हो, तो अगर ऐसे वूज होता रहा, निकलता रहा, रिसता रहा, तो बेबी का ब्लड ही कितना होता है, तो बहुत ज़्यादा लॉस होने से नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ब्लीडिंग को पक्का देखना है, इसका कहीं लूज वो तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है अम्लाइकस कॉर्ड से। और वाइटल साइन, टेम्परेचर, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन को देखना है। तो ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।